आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जो किसी ठंडी धुंध भरी सुबह की तरह रहस्यमयी है। बिल्कुल। देवगिरी की शांत घाटी में हुए एक कत्ल की कहानी। सोचिए, पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा शहर, इतना शांत कि वहां पत्ता भी खड़के तो सुनाई दे। और फिर अचानक एक सुबह पुलिस की गाड़ियों की आवाज उस खामोशी को चीरती हुई घाटी की तरफ बढ़ती है। बिल्कुल। और ऐसी शांत जगहों पर जब कोई बड़ा अपराध होता है, खासकर कत्ल जैसा, जी। तो उसका असर बहुत गहरा होता है ना। लोगों का वो जो एक भरोसा होता है शांति पर, सुरक्षा पर, वो हिल जाता है। हाँ, सही कहा। और मामला भी कुछ ऐसे ही चौंकाने वाला था। शहर की एक जानी मानी प्रतिभाशाली युवा फोटोग्राफर नंदिनी चौहान, घाटी में उनकी लाश मिली। पर ये कोई कोई साधारण मौत नहीं थी। उसके पास उसका कैमरा बैग था, और कैमरा वो ऑन था। ऑन था, कैमरा हाँ। चालू था। और स्क्रीन पर एक धुंधली सी तस्वीर थी, जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। इंस्पेक्टर विराज सिंह के लिए ये पहला संकेत था कि मामला सीधा नहीं है। तो मतलब अपराध स्थल पर पहला गवाह खुद पीड़ित का कैमरा। तकनीक का इस तरह कहानी के शुरू में ही बिल्कुल सेंटर में आ जाना, ये दिलचस्प है। हाँ, और इसी उलझे हुए मामले पर आज हम बात करेंगे। हमारा सोर्स है एक कहानी, कुहासे वाली घाटी का हत्या रहस्य, नंदिनी का आखिरी फोटो। और हमारा मकसद है इस कहानी के सुरागों को देखना, किरदारों को समझना, उनके इरादे क्या थे, और आखिर में जो खुलासा हुआ उसको परत दर परत समझना। और ये भी देखना कि ये कहानी हमें अपराध, इंसानी फितरत और हाँ, आज की तकनीक के बारे में क्या सिखाती है। चलिए फिर इस धुंधली तस्वीर से शुरू हुई जांच के सफर पर चलते हैं। ये तस्वीर ही अपने आप में मतलब कितनी मायने रखती है। ये सिर्फ एक धुंधली परछाई नहीं है, ये नंदिनी का शायद आखिरी कैप्चर है, एक अनकहा संदेश। एकदम। ये तस्वीर देखते ही इंस्पेक्टर विराज सिंह समझ गए कि ये हादसा नहीं है, ये हत्या हो सकती है। पर ये तस्वीर अकेली नहीं थी। घटनास्थल पर और भी निशान थे, जैसे कुचली हुई घास, जैसे कोई संघर्ष हुआ हो। अच्छा। और पास की झाड़ी में फंसा एक काले रंग के स्कार्फ का टुकड़ा, एक पेड़ के तने पर ताजे खरोच के निशान, और मिट्टी पर कुछ अजीब गोल गोल से पैरों के निशान जो आम जूतों के नहीं लग रहे थे। हाँ, ये जो शुरुआती सुराग होते हैं ना, ये अक्सर जांच को सबसे ज्यादा उलझाते हैं। हर सुराग एक अलग कहानी कहता नजर आता है। कुचली घास मतलब शायद लड़ाई हुई, स्कार्फ का टुकड़ा किसी की मौजूदगी बताता है, पर कौन? हाँ, वही तो। पेड़ पर खरोच, वो तो फिसलने से भी आ सकती है, या कुछ और वो अजीब पैरों के निशान, ये सब मिलकर एक बहुत उलझी हुई पहेली बनाते हैं। जांच करने वाले को इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी होती है, और अक्सर शुरू की तस्वीर धोखा दे सकती है। और इस पहेली को और गहरा बनाने के लिए सामने आते हैं तीन मुख्य संदिग्ध। पहला अर्जुन सहगल, नंदिनी का दोस्त था, खुद भी फोटोग्राफी का शौकीन था, अक्सर साथ में शूटिंग पर जाता था। पर कहानी ये बताती है कि हाल ही में कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच किसी बात पर काफी कहासुनी हुई थी। रिश्तों में आई खटास, खासकर अगर वो ताजा हो, तो अक्सर शक उधर जाता है। बिल्कुल। क्या वो कहासुनी इतनी बढ़ गई थी कि उसका अंत इतना भयानक हो? ये एक क्लासिक सवाल है ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल। दूसरा संदिग्ध था मेरा साहब। वो उस घाटी के मालिक थे जहां नंदिनी की लाश मिली थी, और नंदिनी ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपनी एक दोस्त को बताया था कि उसने घाटी में कुछ गैर कानूनी गतिविधियां होते देखी हैं। और वो शायद मेरा साहब से जुड़ी थी। अच्छा, ये तो एक बहुत सीरियस मोटिव हो सकता है। अगर नंदिनी ने वाकई कुछ ऐसा देख लिया था जिसे छुपाना जरूरी था, तो उसे रास्ते से हटाने की वजह बहुत मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। अक्सर सच जानने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। यहाँ तो सीधा सीधा खतरा नजर आता है। हाँ। और तीसरी थी काव्या, नंदिनी की पड़ोसी। वो नंदिनी से कभी कभार कैमरा लेंस वगैरह उधार लेती थी। कहानी में जिक्र है कि काव्या मजाक में ही सही, लेकिन अक्सर नंदिनी की कामयाबी से, उसके महंगे कैमरों से थोड़ी जलती थी, ऐसी बातें कहती थी। ईर्ष्या, जलन, ये एक बहुत शक्तिशाली और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला जज्बात है। ये जरूरी नहीं कि चीख चीख कर देखे। कभी कभी ये मजाक या हल्की बातों के पीछे छुपी होती है, पर अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। प्रोफेशनल राइवलरी हो या पर्सनल जलन, कई बार अपराधों की जड़ में मिलती है ये। बिल्कुल। कहानी में एक जगह कहा भी गया है
हर किसी के पास कारण था, हर किसी के पास मौका था। इंस्पेक्टर विराज के लिए ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। 3 रास्ते और तीनों पर शक की धुंध। यही तो रहस्य कथाओं का मजा है। कहानी लिखने वाले जानबूझकर पढ़ने वाले को या सुनने वाले को कई संदिग्धों और उनके मकसदों के जाल में उलझाते हैं। इससे रहस्य और गहरा होता है और अंत तक उत्सुकता बनी रहती है। ये शक की सुई को लगातार घुमाते रहने की कला है ना? हाँ बिल्कुल। और तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है और एक बार फिर तकनीक मददगार साबित होती है। इंस्पेक्टर विराज ने सिर्फ कैमरे के स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर पर ही ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कैमरा लैब में भेजा और कंप्यूटर से जोड़ा और उन्हें मिला एक डिलीट किया हुआ वीडियो। अरे वाह! यहीं पर डिजिटल फोरेंसिक का कमाल दिखता है। डिजिटल फोरेंसिक मतलब डिजिटल डिवाइस जैसे कैमरा, कंप्यूटर या फोन से मिटाई गई या छुपाई गई जानकारी को वापस निकालना। आज के दौर में डिलीट का मतलब हमेशा के लिए गायब हो जाना नहीं होता है। जो सबूत अपराधी सोचता है कि उसने मिटा दिया, वही अक्सर सबसे बड़ा सुराग बन जाता है। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में हमारे निशान कितने पक्के हो सकते हैं। और ये वीडियो तो जैसे केस की दिशा ही बदल देता है। वीडियो में नंदिनी खुद नजर आ रही है, थोड़ी घबराई हुई। शायद वो ये रिकॉर्डिंग छुप कर रही थी। वो कैमरे में देखकर फुसफुसाते हुए कहती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो समझ लेना जिसने ये काला स्कार्फ पहना है वही जिम्मेदार है। और ये वही काला स्कार्फ था जिसका टुकड़ा घटनास्थल पर मिला था। हाँ, ये तो जैसे मरने से पहले दिया गया बयान है, एक डिजिटल वसीयतनामा जैसा। नंदिनी को शायद खतरे का अंदाजा हो गया था और इसने आखिरी वक्त में ये सुराग छोड़ने की कोशिश की। इस वीडियो ने जांच का फोकस एकदम साफ कर दिया। अब तलाश उस व्यक्ति की थी जो काला स्कार्फ पहनता था। शक का दायरा एकदम सिमट गया। हाँ, अब सवाल सीधा था, शहर में रोजाना काला स्कार्फ कौन पहनता था? कहानी के मुताबिक पूरे देवगिरी में सिर्फ एक ही शख्स था जो अपनी पहचान की तरह रोज काला स्कार्फ पहनता था, महराजी, घाटी के मालिक। वही महराजी जिनके गैरकानूनी कामों का नंदिनी ने जिक्र किया था। अब तो मकसद भी था और वीडियो में इशारा भी। केस सुलझता हुआ लग रहा था। हाँ, पहली नजर में तो सारे तार महराजी से ही जुड़ते दिख रहे हैं। मकसद है गैरकानूनी काम छुपाना, स्कार्फ का सबूत है और नंदिनी का वो वीडियो वाला बयान। मामला काफी सीधा लग रहा है। पर इंस्पेक्टर विराज को कुछ खटक रहा था। यहाँ एक पेच था। महराजी की उम्र काफी ज्यादा थी। वो थोड़े मोटे भी थे। क्या वो तेज ढलान वाले पहाड़ी रास्ते पर भागदौड़ कर सकते थे? घटनास्थल पर जो संघर्ष के निशान थे, कुचरी हुई घास, पेड़ पर खरोच, और वीडियो में जो परछाई की तेजी महसूस हो रही थी, वो किसी फुर्तीले इंसान की तरफ इशारा कर रही थी। महराजी इस खाके में फिट नहीं बैठ रहे थे। ये विरोधाभास बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस से बचना। मतलब हम सबूतों को अपनी शुरुआती थ्योरी के हिसाब से देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर विराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाया, क्या सबूत, स्कार्फ और बाकी चीजें, संदिग्ध की शारीरिक क्षमता, घटनास्थल के हालात आपस में मेल खाती हैं? ये दिखाता है कि जांचकर्ता को हर एंगल से सोचना पड़ता है। बिल्कुल। क्या स्कार्फ किसी और ने इस्तेमाल किया हो सकता है? क्या वीडियो वाली परछाई और स्कार्फ पहनने वाला एक ही है या ये बस संयोग है? बिल्कुल। और यहीं पर कहानी एक और शायद सबसे बड़ा अप्रत्याशित मोड़ लेती है। इंस्पेक्टर विराज ने स्कार्फ के उस टुकड़े को फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा हुआ था। अब उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में लिखा था, स्कार्फ के रेशों में किसी महिला के परफ्यूम की हल्की लेकिन साफ खुशबू थी। ओ, ये तो सचमुच गेम चेंजर है। एक अदृश्य सुराग, गंध जो शायद नजरअंदाज हो सकता था, उसने पूरे केस का रुख पलट दिया। अब शक की सुई महराजी से हटकर किसी महिला की तरफ घूम गई। ये है फोरेंसिक साइंस की ताकत, छुपी हुई सच्चाइयों को सामने लाने की। इसने पहली धारणा को पूरी तरह चुनौती दे दी। अब तस्वीर शीशे की तरह साफ होने लगती है। कातिल कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी। और फिर इंस्पेक्टर विराज को याद आता है काव्या, नंदिनी की पड़ोसी, वही काव्या जो नंदिनी से ईर्ष्या करती थी। कहानी में यह भी बताया गया था कि काव्या एक खास ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल करती थी और संयोग से उसी ब्रांड का एक काला स्कार्फ भी उसके पास था, जैसा घटनास्थल पर मिला था। खास व्यक्ति काव्या से जोड़ने में भी मदद की, खासकर जब ईर्ष्या वाला मोटिव पहले से ही
एक संभावना के तौर पे मौजूद था। ये इस बात पर जोर देता है कि जांच में किसी एक मजबूत लगने वाले सबूत पर अटक जाना कितना खतरनाक हो सकता है। महराजी पर शक मजबूत था, लेकिन परफ्यूम की गंध ने उस थियोरी को गिरा दिया। इसके बाद क्लाइमैक्स ज्यादा दूर नहीं था। इंस्पेक्टर विराज सिंह ने काव्या को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में उसने इनकार किया, लेकिन जब उसके सामने स्कार्फ, परफ्यूम की रिपोर्ट और वो जलन वाली बात रखी गई तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई, टूट गई। अक्सर जब सबूतों का वजन बढ़ जाता है और झूठ के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सच बाहर आ ही जाता है। क्या कहानी थी काव्या की? उसका पक्ष क्या था? काव्या ने रोते हुए कबूल किया। उसने बताया, हाँ, मैं नंदिनी से जलती थी, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। हुआ ये कि कुछ दिन पहले नंदिनी ने मुझे महराजी के साथ उनकी घाटी में वो जो अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसकी तस्वीरें लेते हुए देख लिया था। महराजी मुझे इसके लिए पैसे देते थे। नंदिनी ने कहा कि वो पुलिस को बता देगी। मैं बहुत डर गई थी। मैं उस शाम घाटी में उससे मिलने गई, सिर्फ उसे समझाने, डराने कि वो ऐसा ना करे। तो मकसद दोहरा था, ईर्ष्या भी थी और पकड़े जाने का डर भी। महराजी के अपराध में वो भी शामिल थी। काव्या ने आगे बताया, हमारी बहस हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे रोकना चाहा। धक्का मुक्की में उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। काव्या फूट-फूट कर रोने लगी। ये कहानी का एक दुखद पहलू है। हालांकि कानून के नजर में भले ही इरादा कत्ल का ना हो, लेकिन एक अपराध को छुपाने के दौरान हुई मौत या गैर इरादतन हत्या, वो भी एक गंभीर जुर्म है। ये दिखाता है कि कैसे डर, घबराहट और पकड़े जाने का खौफ इंसान को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जिसके नतीजे भयानक होते हैं और फिर हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। एक गलत फैसला जिंदगी बदल देता है। अंत में काव्या को गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। महराजी पर भी अवैध निर्माण करवाने का केस दर्ज हुआ। नंदिनी की मौत बेकार नहीं गई। उसके छोड़े हुए डिजिटल सुराग, वो आखिरी तस्वीर और वो डिलीट किया हुआ वीडियो आखिरकार सच सामने ले ही आए। एक तरह से नंदिनी ने मौत के बाद भी अपनी कहानी खुद ही बयान कर दी। अपने कैमरे के जरिए तकनीक ने उसे आवाज दी। तो ये थी कहानी कुहासे वाली घाटी के हत्या रहस्य की। हमने देखा कैसे एक धुंधली तस्वीर से शुरू हुई जांच कई मोड़ों से गुजरी। बिखरे हुए सुराग थे, कुचली घास, स्कार्फ, निशान। 3 अलग-अलग मकसद वाले संदिग्ध, अर्जुन, महराजी, काव्या, एक रिकवर किया गया वीडियो जिसने शक को फोकस किया, और फिर एक मामूली सी लगने वाली परफ्यूम की गंध जिसने असली गुनाहगार काव्या तक पहुंचाया। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि जासूसी का काम कितना धैर्य और बारीकी का होता है। हर सुराग को परखना, हर संभावना पर विचार करना और सबसे जरूरी अपनी पहली धारणाओं पर सवाल उठाना। सच अक्सर सतह के नीचे छुपा होता है, उस धुंध की तरह जिसे हटाने के लिए सब्र और सही नजरिए की जरूरत होती है। और इंस्पेक्टर विराज सिंह ने देवगिरी की उस धुंध में छिपे सच को उजागर कर ही दिया। नंदिनी की आखिरी फोटो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो न्याय की पहली कड़ी साबित हुई। ये काल्पनिक कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है 2 मुख्य बातों पर। पहला, इंसानी जज्बात कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। ईर्ष्या और डर जैसी भावनाएं जिन्हें हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में मामूली समझें, कैसे किसी को ऐसे रास्ते पर धकेल सकती हैं जहां से वापसी मुमकिन न हो। काव्या का मामला यही दिखाता है कि एक पल की घबराहट और गलत फैसला कैसे तबाही ला सकता है। सही बात है। दूसरा, और शायद आज के दौर में ज्यादा जरूरी, ये कहानी डिजिटल दुनिया के आईने की तरह है। एक डिलीट किया हुआ वीडियो, एक कैमरे में कैद तस्वीर, ये दिखाते हैं कि डिजिटल निशान मिटाना कितना मुश्किल है। हम जो भी ऑनलाइन करते हैं, जो भी डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ जाता है। ये सिर्फ अपराध की दुनिया की बात नहीं है, ये हमारी प्राइवेसी, हमारी जानकारी की सुरक्षा और सच्चाई के बने रहने से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। क्या डिजिटल युग में वाकई कुछ पूरी तरह छुप सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।